जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का टुडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट फरवरी 2026 के लिए पेपर 2 एसएसटी, जिसमें हम क्लास 6 का हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, क्लास 6 का ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 1 या 2 चैप्टर बचा होगा ज्योग्राफी क्लास 6 का, और पॉलिटी क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 1 से लेकर 3 तक कंप्लीट हो गया है। और आज के वीडियो में अध्याय 4 और 5 हम लोग करने वाले हैं। आइए वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है यदि आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो। मेरे भाई, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कानून का क्या अर्थ था। तो देखिए, रंगभेद आपकी किताब में है, ध्यान समझिएगा। रंगभेद कानून जो है ना, वो त्वचा के रंग के आधार पर लोगों को अलग अलग समूहों में बांटना ही रंगभेद कानून का अर्थ था। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, नेशनल मंडेला के नेतृत्व में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने कितने वर्षों तक रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया। तो इसका कोई टाइम पीरियड तो नहीं दिया गया है, बस ये बताया गया है कि कई सालों तक। अंततः 1994 में, कब भाई, 1994 में उनको जाके सफलता मिलती है। ठीक है ना, किसको? नेशनल मंडेला को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच एक प्रमुख मुद्दा रहा है। तो देखिए, कावेरी जल विवाद जो है ना, कावेरी जल विवाद जो है मेरे भाई, देखिएगा, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ये विवाद है। और यह कृष्णा सागर बांध जो कि कर्नाटक में है, कृष्णा सागर बांध कहाँ है? कर्नाटक में है। और मेट्टूर बांध जो कि तमिलनाडु में है, इन दोनों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर के यह विवाद 2 दशकों से चल रहा है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि नदी जल विवादों को सुलझाने में केंद्र सरकार की क्या भूमिका होती है। तो केंद्र सरकार की भूमिका होती है कि यह सुनिश्चित करना कि राज्यों के बीच पानी का न्यायपूर्ण बंटवारा हो सके। ठीक है ना। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर 2 है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। कर्नाटक का कृष्णा सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कावेरी नदी पर है कृष्णा सागर बांध। कहाँ है? कावेरी नदी पर। और 21 राज्य में है, कर्नाटक में है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, आप सभी के लिए पॉलिटी के मैराथन क्लास आ रहे हैं, उसका पीडीएफ तैयार किया जा रहा है। और वो क्वेश्चन नहीं होंगे, वो एक प्रकार से आपके समरी टाइप होंगे, एक नोट्स होंगे, जिसमें आप कंप्लीट एनसीईआरटी के पॉलिटी को कवर कर सकते हैं सीटेट के लिए। ठीक है ना। संविधान में न्याय की अवधारणा में क्या शामिल है। प्रश्न नंबर 6 है, अगर आपको बताना है कि संविधान में न्याय की अवधारणा में क्या शामिल है, तो यह है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तीनों की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगला है, कावेरी नदी विवाद में मेंटूर बांध किस राज्य में स्थित है। तो मेरे भाई, यह आपके तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर 3 है। कर्नाटक में कृष्णा राज सागर बांध ऊपरी प्रवाह पर है और तमिलनाडु का मेट्टूर बांध निचले प्रवाह पर है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। देखिए, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर 3, यानी 18 वर्ष। आपको पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, तभी उस गांव के ग्राम सभा के मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज होगा और आप उस ग्राम सभा के सदस्य कहलाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत सचिव किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, बताइए। तो देखिए, यह नियुक्त किया जाता है सरकार के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन है,
ग्राम पंचायत के सचिव का मुख्य कार्य क्या होता है? ग्राम पंचायत के सचिव का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वह होता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और चर्चा का रिकॉर्ड रखना। ये ग्राम सचिव का मुख्य कार्य होता है। ठीक है ना? तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर 3 है। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरों का सही क्रम क्या है? बताइए इसका सही क्रम कौन कौन सा है? किसका? पंचायती राज व्यवस्था के जो 3 स्तर हैं उसका सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले ग्राम पंचायत होती है, फिर जनपद पंचायत या पंचायत समिति होती है, उसके बाद जिला परिषद होता है। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर 2 है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। देखिए यह त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। ठीक है ना? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसका देखिए जो सही विकल्प होगा वह है ऑप्शन नंबर 2, ग्राम सभा एक विधायी संस्था है जबकि ग्राम पंचायत एक कार्यकारी संस्था है, यानी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। ठीक है ना? अगले प्रश्न की तरफ चले। महाराष्ट्र के उन 2 पंचों के नाम बताइए जिन्हें 2005 में निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला था। देखिए इसका जो चर्चा है आपके एनसीईआरटी की किताब में किया गया है, तो मुझे लगा कि शायद ये आपके लिए क्वेश्चन लाना चाहिए। तो देखिए सही जो है वो है हरदास गांव के पंच थे, उन्हीं को निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति के ऊपर कौन सा स्तर होता है? तो यह होता है जिला परिषद। क्या होता है? जिला परिषद। ग्राम पंचायत की आमदनी का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, तो इसलिए इसको ध्यान से करिए। ग्राम पंचायत की आमदनी का एक मुख्य स्रोत क्या है? बताइए। इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 2 होगा, घरों और बाजारों पर लगाए जाने वाले करों से मिलने वाली राशि, यही ग्राम पंचायत की मुख्य आमदनी का स्रोत है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो जल संसाधन विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी भू जल स्तर को सुधारना जल संवर्धन विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो यह होती है ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह। किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो यह ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। किसी गांव को कई छोटे क्षेत्रों में बांटा जाता है, उन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो उन क्षेत्रों को मेरे भाई वार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्ड कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? तो यह है जिले के स्तर पर विकास योजनाएं बनाना और पंचायतों के बीच धन वितरण का नियमन करना। ठीक है ना? अगले प्रश्न की तरफ चलिए तो अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र में समानता और न्याय के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आप देखेंगे कि इसका सही कथन है ऑप्शन नंबर 2, यानी समानता और न्याय अविभाज्य है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये अविभाज्य है। ठीक है ना? ये सभी समानता और न्याय एक दूसरे से क्या हैं? जुड़े हुए हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचायतों के कार्यों को स्वीकृति कौन देता है? तो यह देता है ग्राम सभा। कौन देता है मेरे भाई? ग्राम सभा। अगले प्रश्न की तरफ चलें, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह होता है 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, एक लोकतांत्रिक समाज में संघर्षों को हल करने के लिए सरकार को किन मूल्यों का पालन करना पड़ता है? तो यह करना पड़ता है पारदर्शिता, समानता और न्याय का। ठीक है ना? विकल्प दूसरा सही है। ग्राम पंचायत के कार्यों में शामिल है, क्या शामिल है? तो देखिए स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना ये भी, गांव में रोजगार संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना ये भी, और पानी के स्रोत, सड़कों और स्कूलों का रखरखाव। इसलिए उपरोक्त सभी सही हैं, तो ऑप्शन
जो 4 है वो आपका सही विकल्प होता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, कथन और कारण वाले प्रश्न है ये। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। कारण है, ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों यानी पंचों पर नजर रखती है और उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह बनाती है। तो देखिए कौन से विकल्प सही हैं। तो इसके विकल्प सही होंगे ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों बात ठीक है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलें। यदि किसी गांव में पानी की भारी कमी है तो समाधान के लिए सबसे पहले चर्चा कहाँ होनी चाहिए। यह चर्चा जो होनी चाहिए वो ग्राम सभा की आम बैठक में होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। तो इसका सही जो विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ग्राम पंचायत का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष? 5 वर्ष। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में संघर्षों को सुलझाने के लिए अपील करने का अंतिम स्थान कौन सा है। तो यह होता है आपका न्यायालय यानी न्यायपालिका। क्या होता है? न्यायपालिका। ग्राम पंचायत के आय के स्रोतों में शामिल नहीं है। आपको बताना है ग्राम पंचायत के आय के स्रोत में कौन सा जो है वो शामिल नहीं है। तो विकल्प 4 सही होगा आपका, यानी नागरिकों की जो व्यक्तिगत संपत्ति है ना, उसकी बिक्री से जो प्राप्त धन है वह शामिल नहीं है आय के स्रोत में ग्राम पंचायत के, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है कि कक्षा में लोकतांत्रिक भागीदारी को समझाने के लिए शिक्षक को किस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए मेरे भाई, शिक्षक को चुनाव प्रक्रिया पे भी चर्चा करनी चाहिए, विरोध प्रदर्शन और आंदोलन पे भी चर्चा होनी चाहिए और ग्राम सभा की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसलिए उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर होता है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार छुआछूत की प्रथा के कारण किन लोगों को शिक्षा और मंदिर में प्रवेश से रोका गया था। तो वह थी आपकी दलितों को, ठीक है ना। संविधान के अनुसार छुआछूत की प्रथा के कारण जिन लोगों को शिक्षा और मंदिर में प्रवेश से रोका गया था वो दलित लोग थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिलने से क्या लाभ हुआ। तो यह हुआ गांव में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई और विकेंद्रीकरण बढ़ा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको थोड़े आसान लग रहे होंगे, क्यों? क्योंकि ये अभी क्लास 6 के अध्याय 4 और 5 के क्वेश्चन है, ठीक है ना। ग्राम सभा की बैठक में बीपीएल सूची पर चर्चा का क्या महत्व है। तो यह इस बात को सुनिश्चित करना कि केवल पात्र या गरीब लोगों को ही इसका लाभ मिल सके, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें, किस निकाय को जिलों की पंचायत भी कहा जाता है। तो वह है आपकी जिला परिषद, ठीक है ना। जिला परिषद को जिले का पंचायत भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में समानता लाने के लिए सरकार न्याय कैसे करती है। तो यह करती है आपकी ऑप्शन नंबर 2, यानी विशेष कानून और प्रावधान ला करके समानता लाने का प्रयास करती है सरकार। ग्राम पंचायत को अपने काम के लिए धन कहाँ से मिलता है। तो यह मिलता है सरकार की द्वारा दी गई अनुदान राशि और स्थानीय करों से, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चले, निर्मल ग्राम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो स्वच्छता और उत्कृष्ट पंचायत कार्यों के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में मीडिया की मुख्य भूमिका क्या है। तो भाई मीडिया की मुख्य भूमिका है सरकार के कार्यों को विश्लेषण करना और जनमत बनाना। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा के कार्यों में क्या शामिल है। तो ग्राम सभा के कार्यों में पंचायत के बजट को पारित करना, पंचायत के कार्यों की समीक्षा करना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, ये सभी
ग्राम सभा के कार्यों में शामिल है, तो सभी कथन सही हैं, इसलिए विकल्प डी सही है, यानी 4 सही है। अगले प्रश्न पे चलें। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? तो आपका यह है सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और ग्रामीण विकास में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना। तो ये आपके बहुत आसान से प्रश्न हैं जो आपके एनसीईआरटी क्लासिक्स पॉलिटी के अध्याय 4 और 5 से लिए गए हैं। ऐसे ही अगले वीडियो आने वाले हैं। जैसे जैसे क्लास का स्तर बढ़ेगा, आपके क्वेश्चन का भी लेवल बढ़ता जाएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, किस तरह के वीडियो चाहते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।